आइए आज इस वीडियो में हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं कि लिंग में तनाव की कमी क्यों आती है, इसके कारण क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन्स का यूज करना है। इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पेनाइल इरेक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन व्हिच द ब्रेन, नर्व, मसल एंड ब्लड वेसल्स प्ले अ मेजर रोल। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि पेनाइल इरेक्शन होता है, यानी जो पेनिस होता है उसमें तनाव की कमी होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें ब्रेन, नर्व, मसल और जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अगर जो पर्सन है वो मेंटली डिसबैलेंस है, डिस्टर्ब है, या कोई उसे स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। हार्मोन एंड इमोशन आर एट वर्क, इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हार्मोन और इमोशन भी वर्क करते हैं साथ साथ में। अगर मेल हार्मोन की कमी है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी अगर कमी है तब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगर वो इमोशनली एक्टिव नहीं है, इमोशनली वो रेडी नहीं है सेक्स के लिए, तब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। लिंग में जो तनाव की कमी आ सकती है। इनएबिलिटी टू गेट और मेंटेन एन इरेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ नोन एज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी इरेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी यानी सेक्स के दौरान इरेक्शन ना होना, यानी लिंग में जो तनाव है वो मेंटेन ना होना ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहलाता है। अगर मान लीजिए आप सेक्स के लिए रेडी हैं और जो आपका लिंग है उसमें तनाव नहीं आ रहा है, यानी उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। कारण देखते हैं कि ये किन कारणों से होता है। तो पहले हम देखते हैं साइकोलॉजिकल इरेक्शन डिस्फंक्शन। इसमें साइकोलॉजिकल कारण क्या है? इसमें एंग्जाइटी है। क्या है कि पहली बार अगर व्यक्ति करने जा रहा है सेक्स तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, उस कंडीशन में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसमें लिंग के तनाव में कमी आ सकती है। स्ट्रेस है अगर किसी तरीके का, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम है कि पार्टनर के साथ में वो खुश नहीं है, तब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। लिंग के तनाव में कमी आ सकती है। फिजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखते हैं। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन पेनिस, अगर पेनिस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा है, तब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। डायबिटिक, अगर पेशेंट डायबिटिक है, यानी अगर व्यक्ति डायबिटिक है, तब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। किडनी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन है, बीपी बढ़ या घट रही है, थायराइड प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, स्लीप डिसऑर्डर है, वो बराबर उसको नींद नहीं आ रही है, अगर वो तंबाकू यूज कर रहा है, एल्कोहल यूज कर रहा है, अगर उसमें मेल हार्मोन की कमी है जो टेस्टोस्टेरोन होता है, तब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। स्मोकिंग हैबिट, अगर उसको स्मोकिंग करने की हैबिट है, प्रोस्टेट कैंसर है या एथेरोस्क्लेरोसिस है जिसमें क्या फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जो ब्लड की आर्टरी होती हैं उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसके क्या होता है कि आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं। सर्जरी इन पेनिस एरिया, अगर पेनिस के एरिया में कहीं सर्जरी हुई है तब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। लिंग के तनाव में कमी आ सकती है। तो ये कुछ कारण हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। डायग्नोसिस देखते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, मेडिकल हिस्ट्री से पता लगाया जा सकता है कि क्या कारण है, ब्लड टेस्ट से भी पता लगा जा सकता है, मेल हार्मोन टेस्ट कराया जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, यूरिन का टेस्ट कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड से आप पता कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाता है जिससे पता लग सकता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस वजह से हो रहा है। मैनेजमेंट देखते हैं। द स्टिमुलेशन ऑफ each partner's body by the other to learn how best to arouse the other, इसमें क्या है कि सेक्स के लिए पार्टनर को कैसे सेड्यूस करना है उसके बारे में बताया जाता है। कि मतलब पहले आपको क्या करना है, उसके नेक को, होठ को या जो अदर पार्ट हैं
किस वगैरह करके उसको एक्साइटमेंट बढ़ाना है, उसको सेक्स के लिए तैयार करना, इसमें ये शामिल है। फिर इसके बाद में क्या है, जेनाइसल मस्ट नॉट बी टच्ड एट दिस स्टेज। और इस स्टेज में जो जेनाइसल होता है यानी जो सेक्सुअल पार्ट होता है, जेनाइसल एरिया होता है, उसको नहीं टच करना है ताकि ये ना हो कि लीक पहले ही हो जाए। तो हमें जेनाइसल को नहीं छूना है, टच नहीं करना है इस स्टेज में। व्हेन बोथ पार्टनर्स आर नॉन एक्सियस इन दिस फर्स्ट सिचुएशन जेनाइसल स्टिमुलेशन इज़ इंट्रोड्यूस। ये क्या करना है कि जो दोनों पार्टनर हैं उन्हें कोई चिंता ना हो, यानी उन्हें कोई किसी तरह से स्ट्रेस ना हो, किसी तरह से एंग्जाइटी ना हो, तब सेक्स स्टार्ट करें। उससे पहले सेक्स स्टार्ट नहीं करना है। कमेंसिंग इंटरकोर्स विद द हस्बैंड लिंक्स सुपाइन। और क्या करना है कि इंटरकोर्स करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हस्बैंड है वो पीठ के बल लेटा हो और जो महिला है वो उसके ऊपर हो। अगर ये हम मैनेजमेंट कर ले रहे हैं तो हो सकता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऐसे ही ठीक हो जाए, कोई मेडिसिन ना लेनी पड़े। अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं कि पार्टनर को हम इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसको सेड्यूस नहीं कर पा रहे हैं सेक्स के लिए, या किसी तरह से एंग्जाइटी ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि मेडिसिन्स का यूज करना है। अब हम मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले एक और तरीका आजमा लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज टू इंक्रीज मेल सेक्सुअलिटी, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो मेल की सेक्सुअलिटी को बढ़ा देता है। तो इसमें हम एक्सरसाइज देखते हैं कि कैसा एक्सरसाइज करना है। सर्टेन एक्सरसाइज कैन स्ट्रेंथ मसल्स ऑफ द पेल्विस इन पर्टिकुलर दोज सराउंडिंग द पेनिस। कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि पेल्विक की जो मसल्स होती हैं उसकी शक्ति को यानी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं, और वो जो मसल्स होती हैं वो पेनिस के चारों तरफ होती हैं। अगर पेल्विक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो पेनिस के अराउंड मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हेल्प मिलता है। दे इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन इन जेनाइसल एरिया एंड में इन्हेंस क्वालिटी ऑफ इरेक्शन। और ये जो मसल्स होती हैं या जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्लड सर्कुलेशन को जेनाइसल एरिया में यानी पेनिस वाली एरिया में जो सेक्सुअल एरिया होती है उसमें बढ़ा देती हैं ब्लड सर्कुलेशन को, जिससे इरेक्शन की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी इरेक्शन जो लिंग में तनाव है वो ज़्यादा समय के लिए हो जाता है। मेडिसिन्स देखते हैं। ओरल थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसमें एक टेबलेट है सिलिंडाफिल टेबलेट, जिसको बिगारा 100 mg बिगारा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जो कि सबसे पुरानी मेडिसिन्स है। इसको सेक्सुअल एक्टिविटी से यानी सेक्स करने से पहले लगभग 1 घंटे पहले लेना है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 1 घंटे तक का होता है, और ये 100 mg की टेबलेट होती है। तो इसको लेना है, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें हेडेक रह सकता है, मसल्स पेन हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन वगैरह पे रेसेस वगैरह पड़ सकते हैं। विजन चेंज सच एज ब्लड विजन, यानी ब्लड विजन हो सकता है, विजन चेंज हो सकता है, देखने में परेशानी आ सकती है। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उसके जगह पे है तो उसी ग्रुप की टेबलेट एक वरेनाफिल टेबलेट जो कि बिल्टेरा 20 mg के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जो कि माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट होती है। इसको सेक्सुअल एक्टिविटी से यानी सेक्स करने से 1 घंटे पहले लेना है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 3 से 4 घंटे होता है। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के वजह से ये कॉस्टली भी होती है, और इसका जो डोज है वो 20 mg होता है, और साइड इफ़ेक्ट लगभग सिलिंडाफिल की तरह ही होता है, बिगोरा की तरह ही होता है। अगर ये नहीं ले रहे हैं तो एक टेबलेट है टडालाफिल टेबलेट, जो कि सिलिस 10 mg के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसको सेक्सुअल एक्टिविटी से 1 से 2 घंटे पहले लेना है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 36 घंटे का होता है। इसकी जो डोज होती है वो 10 mg होती है, और इसका साइड इफ़ेक्ट उसी तरह से होता है। ओरल थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसमें एनाफिल टेबलेट है, जिसको स्पेड्रा 50 mg के नाम से आप मार्केट में ले सकते हैं। इसको
सेक्सुअल एक्टिविटी से 15 से 30 मिनट पहले लेना है। इसका जो डोज है 50 mg है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 घंटा होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट जिस तरह हमने पहले बताया उसी तरह से होता है। एंड्रोजन थेरेपी इफ़ एविडेंस, अगर क्लिनिकली या बायोकेमिकली आपके पास में एविडेंस है, आपने टेस्ट कराया है कि हाइपोगोनाडिज्म की कमी है, तो ऐसे में आप हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। तो इसमें इंजेक्शन है टेस्टोस्टेरोन जो कि 250 mg की होती है। इसको इंट्रामस्कुलरली IM रूट से हफ्ते में 1 बार देनी चाहिए। इसको 3 इंजेक्शन देना है, यानी 3 हफ्ते में 3 इंजेक्शन देना है। सब्सिक्वेंटली लेंथनिंग द इंटरवल बिटवीन इंजेक्शंस, और इसको देने के बाद में क्या करना है कि इंजेक्शन देने के बाद में बीच में गैप करना है, काफ़ी गैप करना है लंबे समय तक इंजेक्शन देने के बाद में। तो ये कुछ हार्मोनल और ओरल थेरेपी है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने में। और ये टेस्टोस्टेरोन जो इंजेक्शन है 250 mg का, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए। लेकिन इस इंजेक्शन को तभी दें जब आपके पास में क्लिनिकल या बायोकेमिकल एविडेंस हो कि पेशेंट को हाइपोगोनाडिज्म है, यानी टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तभी इस इंजेक्शन को दें। वार्निंग देखते हैं, दिस वीडियो मेक ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, सो प्लीज डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।